दोस्तों सभी को राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम नए टॉपिक लेके आ गए हैं। हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है उसका हमारा आज नया टॉपिक है आईपीओ की पूरी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी कंपनी का एक आइडिया से लेके उसका आईपीओ तक की जो जर्नी है उस जर्नी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस जर्नी के अंदर क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कंपनी का जब इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका हम चर्चा करेंगे, उसका जो डेवलपमेंट है उसका चर्चा करेंगे, उसके लिए जो फंड रेज करना पड़ता है, पूंजी जुटानी पड़ती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब वो आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हमारा इसमें जो मेन पॉइंट है जो हम कवर करेंगे उन पॉइंट के बारे में बता देते हैं। कंपनी का विचार और उसका इस्टेब्लिशमेंट आ गया। उसके बाद में उसका फंडिंग, जो शुरुआती फंडिंग होती है वो कैसे रेज करनी पड़ती है, वो फंडिंग के थ्रू कैसे हम काम करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए पैमाने को ऊपर लेके जाना, उसका विकास के लिए जो काम करना है उसका हम देखेंगे। आईपीओ लाने की जो प्रिपरेशन है वो हम देखेंगे, वो सुनेंगे, वो समझेंगे भी। और जो भारतीय आईपीओ की जो प्रक्रिया है उसको भी हम समझेंगे। आईपीओ लाने के फ़ायदे और उसके नुकसान ये भी हमें देखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम उसका देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उस टाइम पर यहाँ पे मैं रुक के एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आईपीओ वाला लेसन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। आपने अगर ये लेसन आप कवर करोगे तो किसी भी कंपनी का जब आप स्टॉक परचेज कर रहे हो तो आप उस कंपनी को समझने में आपको मदद मिलेगी, उस कंपनी का बिजनेस समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये एक एक पॉइंट, इसमें जो टेक्निकल वर्ड आएंगे ना टेक्निकल वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरुआत कैसे होती है। कंपनी की शुरुआत तभी होती है जब कोई आम आदमी, कोई सिंगल पर्सन या कोई प्रमोटर, वो इंसान जो बाजार समाज के अंदर आसपास में कोई ऐसी समस्या देखता है और उस समस्या का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आता है। ठीक है, उस चीज़ को जब वो सोचता है कि हाँ ये मैं सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ तो क्यों ना इसके लिए मैं एक अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करूँ। ठीक है, उसको हम उदाहरण के तौर पे ऐसे देखेंगे। जैसे कि एक सिंगल पर्सन प्रमोटर ने सोचा कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटी हैं उनके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इस चीज़ का जो एजुकेशन का जो अभाव है वहाँ पे, इस चीज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग, एजुकेट करने वाले लोग वहाँ पे कमी है उन लोगों की। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं टायर 2 और टायर 3 सिटी को टारगेट करते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करूं या एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा किट लॉन्च करूं जिसके थ्रू जो टायर 2 और टायर 3 सिटी है उनके बच्चों को मैं एजुकेट कर सकूं। ठीक है, किससे रिलेटेड? STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड वो उनको एजुकेट कर सके, इस टाइप का आइडिया उसके माइंड में आया। उसके बाद क्या होता है, ये सब आने के बाद में जो प्रमोटर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले वो उस मार्केट को देखे, मार्केट को समझे, मार्केट में उस चीज़ का कंपटीशन को देखे। तो वो क्या करता है, वहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर क्या करता है, जो टायर 2 और जो टायर 3 सिटी हैं उनके अंदर उधर जाता है, जाके उनके जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और बच्चों से बात करता है वो। ठीक है, कि हम स्टीम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या आप लोग लेने के इच्छुक हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ कि लोगों को हर चीज़ चाहिए होती है लेकिन कम अमाउंट के अंदर, कम पैसे के अंदर। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती, कुछ लोग मीडियम फैमिली से आते हैं, कुछ थोड़े उससे डाउन में होते हैं, कुछ अप में होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। मीडियम और डाउन वालों को प्रॉब्लम होती है। तो मोटा मोटी कंपनी ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं एक रीजनेबल प्राइस के आसपास मैं एक किट लॉन्च करूँगा, एक प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, एक सर्विस लॉन्च करूँगा। तो वो सर्विस मैं टायर 2 और टायर 3 सिटी के बच्चों तक पहुँचाऊँगा और वो उस सर्विस को यूज़ करके
स्ट्रीम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के अंदर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। ऐसा उसके माइंड में, प्रमोटर के माइंड में एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया और उसने कंपनी बनाने का डिसाइड कर लिया रिसर्च करने के बाद में। ठीक है, जब उसने कंपनी बनाने का सोच लिया तो उसके बाद में उसने पेरेंट्स से बात करने के बाद मार्केट में कुछ और एनालिसिस करने का सोचा उसके बारे में। ठीक है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो उसने पूरा प्लान बनाया कि उसको सबसे पहले कंपनी स्थापित करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। मिशन क्या है, टायर 2 और टायर 3 सिटी को टारगेट करके उनको एजुकेशन के मामले में एक प्रोडक्ट, एक किट और एक सर्विस मतलब लॉन्च करना, कि ताकि वो उस चीज़ में एजुकेशन ले पाएँ, स्ट्रीम के अंदर एजुकेशन ले पाएँ। और जो कंपनी उसने बनाने का प्लान किया है, उस कंपनी का नाम है ज्ञानोदय। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कोई ना कोई हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। जब एक कंपनी के बिजनेस को समझ लेंगे तो हर टाइप की जो कंपनी है उसको बिजनेस को समझने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें पता होंगी। किसी भी कंपनी को समझने का जो फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल, वो हमें पता होगा, टेक्निकल चीज़ों का हमें पता होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, सर्विस की। तो कंपनी फिर प्रोडक्ट और सर्विस अपनी उस हिसाब से तैयार करेगी, फिर वो मार्केट को टारगेट करेगी। मार्केट उसने टारगेट ऑलरेडी कर लिया है, टायर 2 और टायर 3 सिटी को। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर वो उसकी मार्केटिंग भी करेगी। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो डायरेक्ट नई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो कोई भी आदमी उस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस को लेने से झिझकता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसको उस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसलिए किसी भी कंपनी को मार्केट में उतरने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। उसके बाद में ऑपरेशनल प्लान, उसका क्या तरीका होगा वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचाने का, जो किट है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उस चीज़ को वहाँ तक जो टायर 2 और टायर 3 सिटी के जो बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस कैसे मेंटेन करना होगा। उसके बाद मैनेजमेंट टीम एक उनको तैयार करनी पड़ेगी प्रमोटर को, ताकि इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। एक्चुअल जो स्ट्रीम एजुकेशन पहुँचाने का जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो, उसके वहाँ तक लोगों के पास में वो चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसके साथ में आपको पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। जो चीज़ मैंने बताई, ये हमारा स्ट्रीम का प्लेटफॉर्म है, कंपनी ने बनाया है। ये प्लेटफॉर्म हो गया, कंपनी स्टेब्लिश होगी। ये उसका बिजनेस प्लान है और ये किट है जो कंपनी ने डिसाइड किया है। इसको आप प्रोडक्ट समझो, इसके थ्रू वो सर्विस देगी लोगों तक, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उन तक। और इस चीज़ के लिए उसने एक जो टीचर्स हैं उनकी टीम भी प्रिपेयर उसको करना है। ये सब चीज़ें प्रमोटर ने डिसाइड किया है। ठीक है, एक पूरा प्लान बना लिया उसने कि इस टाइप से उसको करना है। इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर के पास में टेक कंपनी जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है उसके लिए उसके पास में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब 3 टाइप की टीमें उसके पास में होनी चाहिए। एक तो उसके पास एकेडमिक होनी चाहिए, जो टीचर्स की टीम है, ठीक है। दूसरी उसके पास में वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उन बच्चों को एजुकेट करेगा, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचाएगा। स्टेम से रिलेटेड मटेरियल वो चीज़ें देखेंगे उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर मार्केटिंग, वहाँ तक उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी कि हाँ हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं टायर 2 और टायर 3 सिटी के बच्चों के लिए, तो वो चीज़ का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इस टाइप से उसको एडवर्टीजमेंट मार्केट में करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये सब चीज़ें कंपनी जब शुरुआत करते हैं तो उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ आप देख सकते हो, एजुकेशन टीम होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए और मार्केटिंग एक्सपर्टीज होगी, ठीक है। ये सब मिलके क्या होता है, एक टीम तैयार होती है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है मार्केट में उतरने का, ठीक है। अब इस दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कंपनी जब पूरा प्रमोटर खाका बना लेता है, सारी चीज़ें तैयार कर लेता है, तो उसके बाद में उसको रिसर्च अपनी कंटिन्यू करनी पड़ती है, रिसर्च रखनी पड़ती है जब तक कि अपना प्रोडक्ट को वो लॉन्च ना कर दे, उस सिचुएशन, उस पोजीशन पे ना आ जाए कि हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं अभी। तो उससे पहले उसने क्या डिसाइड किया है, उसने कुछ चीज़ें और नोटिस की, कुछ चीज़ें और उसने देखी हैं। उसने क्या किया है, उससे पहले
वहाँ के जो नॉर्मल लोकल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और उसके अलावा ऐसी सर्विस कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस उसने देखी कि किस स्केल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है, क्या कल को उनके बिजनेस को वो चीज़ इफेक्टिव कर सकती है। ये सब चीज़ें जो फाउंडर है, जो अपना प्रमोटर है, सॉरी, वो प्रमोटर ये सब चीज़ें ध्यान रखेगा, ये सब चीज़ें नोटिस करता है कि आज वो कंपनी जो कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, ऐसा ना हो कुछ दिन बाद वो कंपनी उसकी वहीं बैठ जाए। मैक्सिमम बिजनेस इसीलिए बैठते हैं, कुछ तो रिसर्च की कमी की वजह से, कुछ बेहतरीन स्टाफ ना लेने की वजह से, कुछ हमारा मार्केट की तरफ से सपोर्ट ना मिलने की वजह से, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ये चीज़ का 100% कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है वो ध्यान रखता है सारी चीज़ें प्रोसेस करते रहने के दौरान। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्टिंग की जो फंडिंग होती है। फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? जब आप कोई भी कंपनी स्टेबल करोगे, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है। और पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, किन किन रीज़न के लिए चाहिए? सबसे पहले आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपनी का डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, डोमेन भी परचेज करना होगा, उसकी मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, कस्टमर के पास में जो सर्विस आप पहुंचा रहे हो वो सर्विस का भी पैसा लगता है, आप जो टीम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग के लिए, टीचिंग के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए, जो भी टीम आप तैयार कर रहे हो उस टीम के लिए आपको सैलरी भी तो देना होगा। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो प्रमोटर है उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ वो एक स्टीम किट लॉन्च करेगा और उस टीम किट को टायर 2 और टायर 3 सिटी के लोगों तक पहुँचाएगा। यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोई आदमी जब इमेजिनेशन करता है तो एक्चुअल जब बिजनेस की स्टार्टिंग होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें उसको स्ट्रेटेजी वाइज बना के चलनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ फिर वो क्या करता है, जो पैसे की जो फंडिंग होती है, जो कंपनी को चलाने के लिए जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या करता है, वो खुद की जो सेविंग है उससे वो सबसे पहले वो पैसा उसको यूज में लेता है। उसके बाद में जो अपना घर परिवार में जो भाई रिलेटिव्स लगा लो, यार दोस्त लगा लो, उनसे वो पैसा उठाता है। या तो वो नॉर्मली ब्याज पे उठाएगा या वो उसके बदले में कंपनी की इक्विटी देगा, एक शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट इशू करेगा अपनी कंपनी के नाम से, उस बंदे को एक हिस्सेदारी दे देगा। तो यहाँ पे उसने डिसाइड किया इस कंपनी को बनाने के लिए, जिसका हम उदाहरण ले रहे हैं, इसने डिसाइड किया कि वो अपने चाचा और एक उनका करीबी दोस्त है जिससे उन्होंने 5 लाख रुपए लिए और वो नॉर्मल ब्याज पे उन्होंने ले लिए, जो जब भी वो उस चीज़ के लिए कैपेबल होगा तो अपना ब्याज तुरंत वो चुका देगा, वो पैसा रिफंड कर देगा। यहाँ उसने वो डिसाइड कर लिया, वो पैसा उनसे ले लिया और कंपनी अपनी शुरुआत करने का सोच लिया। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में प्रमोटर क्या देखता है कि उसने जो पैसा, उसकी जो कैपिटल है वो उसने लगाई है, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, उस कंपनी का जो ज्ञानोदय कंपनी है उस कंपनी की वो मार्केट कैप होगी उस टाइम की। जब उसने स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो उसको मार्केट कैप बोलते हैं, ठीक है। और वो जो पैसा उसके पास उस टाइम है, मार्केट कैप बोल दिया, उस जो अमाउंट है उसको सीड फंड बोल सकते हैं हम, सीड फंड भी बोलते हैं उस अमाउंट को, ठीक है। ये मार्केट की भाषा के टर्म्स हैं। सीड फंड क्या होता है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, हाँ, जब कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है तो स्टार्टिंग की जो फंडिंग प्रमोटर जुटा के कंपनी स्टार्ट करता है तो उस फंडिंग को सीड फंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जब डेवलपमेंट के लिए कंपनी का जब डेवलपमेंट या अपनी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए प्रमोटर अब उसकी कोशिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से वो क्या करता है कि हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, इन स्टार्टअप्स के अंदर कुछ पूंजीपति लोग या कुछ पैसे वाले लोग, ठीक है, जिनसे उसको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, उनसे उसको कॉन्टैक्ट करके कुछ पैसा और जुटाना पड़ता है। क्योंकि जब आप सर्विसेज लॉन्च कर देते हो तो धीरे धीरे उनका स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ता है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं पैसे की फंडिंग कंपनी को करते रहना होता है, क्योंकि उस चीज़ की कभी कम कभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। स्टाफ भी कम ज़्यादा होता है, कम तो नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, कम होगा तो कंपनी चलेगी कैसे, तो स्टाफ भी इंक्रीज होता है। टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो भी डेवलप होती है, उसके अंदर भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
और फिर मार्केटिंग भी कंसिस्टेंटली करते रहना होता है। ठीक है, अगर अपनी कंपनी को एक अच्छे स्केल पे लेके जाना है तो इसके बाद में क्या होता है, जब कोई पैसे वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको देखता है कि हाँ इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है और प्रमोटर को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर प्रमोटर से कांटेक्ट करके प्रमोटर को कुछ पैसे देता है और उस पैसे के बदले में बोलता है कि मुझे भाई कंपनी की इक्विटी दे दो। अब ये जो इक्विटी वर्ड है, इस इक्विटी वर्ड का मतलब बताता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग, किसी भी कंपनी का हिस्सा, एक हिस्सा उसने उस पैसे के बदले में उसको, जो धनी जो व्यक्ति था, जिस बंदे के पास में पैसे थे और उसको कंपनी का आगे बढ़ने के बहुत स्कोप लग रहे थे, उनको उन्होंने पैसे के बदले में कंपनी की इक्विटी दे दी। एक शेयर इशू जो सर्टिफिकेट होता है, एक उन्होंने सर्टिफिकेट उनको दे दिया, भाई आपने मुझे इतने पैसे दे दिए, इसके बदले मैं आपको कंपनी की 5% इक्विटी देता हूँ। ठीक है, और वो जो पैसा है वो कितना दिया, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। अब प्रमोटर के पास में थोड़ी फंडिंग और आ गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे बिजनेस को थोड़ा और ग्रोथ करूँ। ठीक है, फंडिंग आने के बाद में कोई भी आदमी सोचता है कि हाँ अपनी कंपनी को थोड़ा सा एक अच्छे और स्केल पे और थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ। तो ये सब होने के बाद में इस चीज़ को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप पूछोगे। अब जो पैसे वाला बंदा था, जिस बंदे ने कंपनी का जो सिचुएशन है, उसकी जो परिस्थिति और कंपनी का जो आगे का जो डेवलपमेंट है, उसको देखते हुए उसने जो पैसा कंपनी को दिया, जिसके बदले में उसने 5% इक्विटी ली है 25 लाख के बदले में, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, मार्केट की भाषा में क्या बोलेंगे। उसने जो पैसा दिया है 25 लाख, इस पैसे को हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। पैसे को नहीं बोलेंगे, इस पर्सन को बोलेंगे, समझ गए। पैसे को बोलेंगे एंजल फंडिंग। यही चीज मैं बता रहा हूं कि इस चीज को ध्यान से सुनना। ये जो एक एक वर्ड है ना, ये वर्ड से ही चीजें जुड़ती हैं, पूरा मार्केट इसी से जुड़ता है। ये जो पैसा दिया इसको बोलते हैं एंजल फंडिंग, और जिस बंदे ने दिया है उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बाद में अगर वो कंपनी कल को फ्लॉप होती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है, प्रमोटर। कंपनी का जो आइडिया है, कंपनी को जो इस्टेब्लिश करने वाला है, सबसे पहले वो उसका नुकसान उठाता है। दूसरे नंबर पे जो नुकसान उठाता है, कौन उठाता है, एंजल इन्वेस्टर, जिन्होंने यहाँ पे जैसे 5% इक्विटी के बदले में 25 लाख रुपए दिए, क्योंकि पैसा तो इनका भी गया, इनके पास में एक शेयर होल्डिंग, एक इक्विटी तो है, और उसके अलावा क्या है। ठीक है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं कंपनी जब स्टार्टअप में रहती है तब। ठीक है, अभी हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निकल वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, चीज़ें आगे आएंगी, मैं ये वर्ड यूज करूँगा बार बार, तो उस टाइम पर आप ढूंढोगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसलिए कंपनी को समझ लो। ठीक है, सीड फंड आपको मैंने बता दिया, स्टार्टिंग का जो भी फंड होता है, जब कंपनी स्टेब्लिश होती है उस टाइम का जो फंड होता है उसको हम सीड फंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अपना स्केल बढ़ाने के बाद में थोड़ा और स्केल को और थोड़ा सा ग्रोथ करना चाहती है, तो स्केल तब बढ़ाएगी जब उसकी सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, उसका जो किट है, वो सारी चीज़ें वो ज़्यादा इशू करेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पे जैसे उसके जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ के 500 हो गई है। ठीक है, तो अब उसको और ज़्यादा स्केल के ऊपर किट बनाने पड़ेंगे, सर्विस देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट उसको प्रिपेयर करके बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। अब टायर 2 टायर 3 सिटी तक सीमित नहीं है ये चीज़ें, धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब प्रमोटर ने क्या किया, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गया। वेंचर कैपिटलिस्ट वो संस्था होती है जो किसी भी जो स्टार्टअप है, जो उठती हुई कंपनी है, उस उठती हुई कंपनी को वो देखते हैं कि उसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं कि हाँ ये कंपनी एक अच्छे स्केल पे जा सकती है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वो लोग ऐसी कंपनी का जो प्रमोटर जब उनसे फंडिंग लेने के लिए आता है, तो वो उस प्रमोटर को डायरेक्ट फंड दे देते हैं इक्विटी के बदले में। उनको सिर्फ इक्विटी चाहिए, उनको कोई भी इंसान है सिर्फ पैसा बनाना चाहता है। प्रमोटर अपने बिजनेस को बढ़ा के पैसा बनाना चाहता है, जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी की इक्विटी, कंपनी की होल्डिंग्स, कंपनी के शेयर से लेके रखना चाहता है। क्यों, इसका रीजंस आगे आपको दिखाई देंगे। वो बहुत बड़ी भारी मात्रा में एक मतलब
हैवी प्रॉफिट में वो चीज़ बदल जाती है अगर कंपनी सक्सेस होगी तो। अगर कंपनी सक्सेस नहीं हुई, और मार्केट में लिस्ट होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है इन्हीं चीज़ों को लेके, ये जो फंडिंग है, जो फंडिंग उठती है, ये फंडिंग की वजह से ही कंपनी फिर मार्केट में लिस्टिंग होने के कुछ डिसीजंस कंपनी को लेने पड़ते हैं। उसके रीजन मैं आपको बता दूंगा, रीजन धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, जो जो चैप्टर आगे होगा लास्ट में फिर एकदम पूरा इसका वो बना के आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्होंने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, बोला कि ठीक है 1 करोड़ रुपए हम देते हैं, हमें कंपनी का आप 10% इक्विटी दे दो। स्टार्टिंग में प्रमोटर के पास में 100% इक्विटी होती है, 100% कंपनी का जो आधिपत्य है वो किसके हाथ में होता है, प्रमोटर के हाथ में। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे फंडिंग जुटाता है वो वैसे वैसे वो इक्विटी देता है। तो कंपनी का जो उतनी % की जो हिस्सेदारी है, उतनी % जो कंपनी है वो किसके पास चली जाती है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में, जो प्रमोटर को पैसा देता है। इससे पहले किसने दिया, एंजल इन्वेस्टर ने दिया। एंजल इन्वेस्टर के बाद किसने दिया, अभी वेंचर कैपिटलिस्ट ने दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हर किसी को पैसे के बदले में क्या चाहिए, या तो वो ब्याज पे देगा, ब्याज पे देगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका कुछ हिस्सा वो ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। इसलिए इन जो प्रमोटर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि कंपनी के लिए जो भी पैसा जुटाऊं इक्विटी के बदले में जुटाऊं, और इक्विटी भी मैं कम से कम दूर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ले लूं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी जैसे इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले एक शार्क टैंक नाम का एक कुछ एपिसोड चल रहे थे, उसके अंदर क्या हो रहा था, नए नए स्टार्टअप जो थे वो फंडिंग जुटाने के लिए आ रहे थे, अपना बिजनेस मॉड्यूल, अपना जो प्लान है वो बता रहे थे, पिछले साल इतने साल से इस्टेब्लिशमेंट है, ये सर्विस दे रहे हैं, ये उनका ग्रोथ है, इतना उनका रेवेन्यू है, उनका मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर इतना है, प्रोडक्ट का जो मेकिंग है, मेकिंग चार्ज है वो जैसे 500 रुपये है और मार्जिन इसके ऊपर और 50% है। इस टाइप से वो बताते हैं, तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें फ़ायदा है, तो वो पैसा लगाते हैं। प्रमोटर का एक स्ट्रेटजी होती है हमेशा, जब जब उसको फंडिंग की जरूरत पड़ती है तब तक वो कम से कम इक्विटी देके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लेना चाहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ के बदले में 10% कंपनी की इक्विटी ले ली, और यहाँ से जो प्रमोटर है उसकी आगे की यात्रा स्टार्ट होगी, उसके पास में और फंडिंग आ गई, वो अपनी कंपनी को एक अच्छे स्केल पे और ले जाने का सोचने लग गया, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से चीज़ें और अच्छे स्केल पे चलेगी तो कंपनी का नाम चर्चा में और आने लग गया, तो जब आने लग गया तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई, तो कंपनी को और सर्विस भी अभी आगे देना है, तो उसके लिए फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा नहीं दिया, उससे पहले किसने दिया, एंजल इन्वेस्टर। प्रमोटर ने पैसा लगाया, एंजल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उसके बाद किसने लगाया, वेंचर कैपिटलिस्ट। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने पैसा लगाने के बाद में कंपनी क्या करती है, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये क्या है, कुछ कम स्केल पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं काफ़ी बड़े स्केल पे भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिनके पास में पैसा कम होता है वो स्टार्टअप के अंदर कम पैसे में अपना नॉर्मल इक्विटी, जितना भी उनको कोशिश होता है वो अपनी उतनी इक्विटी लेने का डिसाइड करते हैं। जो बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, ये ऐसी किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे, ऐसी फंडिंग आपको देंगे ही नहीं वो, क्योंकि उन सब चीज़ों का उनको नॉलेज है, ठीक है। अब उसके बाद में कंपनी क्या करती है कि अभी उसने नॉर्मल वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया था, 1 करोड़ के बदले 10% इक्विटी दिया था, अब स्केल कंपनी का पहले से लगभग डबल हो गया है, ठीक है। पहले जो स्टूडेंट्स है उससे कई गुना स्टूडेंट उसके बढ़ गया, अब उसके कम से कम 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस सर्विस की ज़रूरत है, प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किट की ज़रूरत है। तो उसके लिए उसको टीम का भी जो ग्रोथ, जो टीम है अपनी टीम को भी बढ़ाना होगा, सर्विस को भी बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट उसको मेकिंग चार्ज वगैरह सब कुछ होता है, प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, किट उसके बनेंगे, और तो प्रोडक्ट का जो किट का जो खर्चा वो खर्चा भी बढ़े, हर चीज़ का खर्चा बढ़ता है। हो सकता है वो नया प्लांट लगाना चाहे उस चीज़ का, तो प्लांट लगाएगा तो भी उसका खर्चा बढ़ेगा, तो उसके लिए पैसे की उसको ज़रूरत रहेगी, और पैसे की ज़रूरत वो पूरी कहाँ से होगी। कंपनी स्टार्टिंग में मैक्सिमम में जब ग्रोथ स्टेज पे होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो जो भी पैसा आता है पूरा पैसा वो कंपनी की ग्रोथ में लग जाता है।
उस पैसे को कंपनी बचा के और एक जगह स्टॉक नहीं करती, क्योंकि उसको सर्विस बढ़ानी है, उसको बड़े स्केल पे जाना है, तो पैसा उसको इन्वेस्ट करते रहना होगा और सर्विस उसकी ऐसी होगी कि जिसकी लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहे, उसकी नीड होती रहे, लोगों को उसकी नीड बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे 10,000 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उसने जो बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं उनसे संपर्क किया, जिसको हम सीरीज ए फंडिंग बोलेंगे। यहाँ पे अब तक जो फंडिंग थी वो एंजल इन्वेस्टर और नॉर्मल वीसी की थी। अभी जो फंडिंग है वो बड़े वीसी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनसे वो फंडिंग कर रही है। उस फंडिंग के बदले में उन्होंने क्या है, कंपनी को 10 करोड़ रुपए दे दिया और उसके बदले में उन्होंने सिर्फ 20% इक्विटी ली। ये सिर्फ नहीं है, ये कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो 20% हिस्सेदारी कंपनी की बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब उसको जब मार्केट में लिस्ट होगी तो ये 20% जो पैसा है ना, कई हजार करोड़ रुपए में दिखाई देगा। अभी सिर्फ 20% है। ठीक है, तो कोई भी आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऐसे नहीं करता, बहुत सोच समझ के पैसा लगाता है। तो यहाँ पे 10 करोड़ के बदले में कंपनी ने 20% इक्विटी इस सीरीज ए फंडिंग के थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दी है। ठीक है, और ये सब चीजें वीसी ने उसका जो किट है, उसकी जो सर्विस है, वो मार्केट में देखते हुए कि हाँ उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत तगड़ा उसके पास में स्कोप है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये पैसा वीसी ने प्रमोटर को दिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। सीरीज ए फंडिंग खत्म होने के बाद में क्या होता है, उस कंपनी की जो डिमांड है वो जेन्युइनली बढ़नी है, क्योंकि उसकी सर्विस बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आइडिया प्लान बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए और स्केल ज़्यादा अगर ग्रोथ होगा तो उसको फिर सीरीज बी फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए चाहिए। सीरीज बी फंडिंग के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अभी जो वीसी ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इसमें ये जो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जितने भी पेज आपके सामने खुले हैं, इन कंपनियों के एग्जाम्पल है। ये जो वीसी हैं, कुछ छोटे वीसी होते हैं, कुछ बड़ी कैपिटल वाले वीसी होते हैं। तो ये बड़ी कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप के अंदर, जिसके बदले वो इक्विटी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो वीसी है, ये पहले जो वीसी थे उनसे भी बड़ी मात्रा में कैपिटल देंगे। यहाँ पे बड़ी मात्रा में कैपिटल देते हैं, फंडिंग अपनी देते हैं, कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप के अंदर लगाते हैं। ठीक है, इक्विटी के बदले में। तो यहाँ पे अभी जो कंपनी है ज्ञानोदय कंपनी, उसके जो स्टूडेंट्स हैं पहले 10,000 थे, 10,000 से बढ़ के 50,000 हो गए। 50,000 हो गए तो कितने, जहाँ वो 10,000 बच्चों को किट प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर रहा था, उनके लिए वो चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था, बना रहा था, पूरा स्टाफ उस चीज़ को जो मैनेज कर रहा था, अब वही स्टाफ 50,000 बच्चों के लिए वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको स्टाफ बढ़ाना होगा। तो स्टाफ अगर वो बढ़ाएगा तो उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो वो उससे बड़े वीसी के पास जाएगा, सीरीज बी फंडिंग करेगा। तो सीरीज बी फंडिंग में उसने क्या किया, 50 करोड़ रुपए बड़े वीसी से उठा लिया और उसके बदले में उसने उनको कुछ परसेंट इक्विटी कंपनी की दे दी। अभी यहाँ से क्या है, कंपनी का ग्रोथ और ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कंपनी जब अपने इंडिया के अंदर पूरी ग्रोथ होगी, तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी इस बिजनेस को विदेशों तक लेके जाऊं, इंडिया से बाहर लेके जाऊं। ठीक है, तो इंडिया से अगर वो बाहर लेके जाएगा तो इंडिया के अंदर जो उसको फंडिंग लगी है, जहाँ उसने वीसी से पैसा उठा के पूरे अपना टायर 2 और टायर 3 सिटी से स्टार्ट करके पूरी इंडिया में उसने उस सर्विस को लॉन्च कर दिया। उसके बाद में जब अब उसको लग रहा है कि हाँ मैं विदेशों में भी इस सर्विस को लॉन्च करूँ, विदेशों में भी इस चीज़ को पहुँचाऊँ, तो फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद के लिए वो क्या करेगा, इससे लक्ष्य बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने, बड़े पैमाने पर रणनीति पहल करना होता है। इसके लिए वो वीसी के अभी बस की बात है नहीं, अभी वो जाएगा पीई। पीई क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी वो लोग होते हैं, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, जो शार्क टैंक में बैठे होते हैं। और कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं कंपनी के, ये जैसे ये है ब्लैक स्टोन कंपनी है, ठीक है, ये है टाइगर ग्लोबल है, ये जो पहले वीसी थे उससे भी बड़ी कंपनी है जो पैसा लगाती है।
और ये ब्लैक स्टॉक है, ये है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ये फंड्स का काम ही ये होता है कि बढ़ते हुए बिजनेस के अंदर पैसा लगाना और प्रॉफिट अपना कमाना। तो यहाँ पे विदेशों में जब वो अपनी सर्विस लॉन्च करने का कंपनी सोच रही है तो वो प्राइवेट इक्विटी के पास जाती है। प्राइवेट इक्विटी और ये जो बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो पहले जो वीसी थे उनसे भी बड़े वीसी, एज एग्जाम्पल ये कंपनी का नाम दे रखा है, तो उनसे फंडिंग जुटाने का बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास में पहले सिर्फ 50,000 बच्चे थे, अब उनके पास में 2 मिलियन से अधिक बच्चों के डिमांड आ गई, उनकी रिक्वायरमेंट्स आ गई, वो लेना चाहते हैं वो सर्विस, तो लेना चाहते। तो कंपनी ने अभी 300 करोड़ की रिक्वायरमेंट रखी है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, उसके लिए 200 से 500 करोड़ रुपए की उसको रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ का एक पूरा प्रपोजल बना के वो पी फर्म के पास में गए, बड़े वीसी के पास गए। वहाँ पे उनको जो पी थे, प्राइवेट इक्विटी थे, सीरीज सी फंडिंग हो रही है, 2 फंडिंग के अंदर छोटे और बड़े वीसी से पैसा उठा लिया। अभी यहाँ से उनसे भी बड़े वीसी बैठे, उनसे बड़े शार्क बैठे हैं, ठीक है, उनसे बड़े पी प्राइवेट इक्विटी वाले बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने 300 करोड़ रुपए जुटाए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट इक्विटी और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, इनका जो स्टाफ होता है उसके अंदर बहुत बड़े एक्सपर्टीज होते हैं। ठीक है, उनको मतलब बिजनेस का इतना आइडिया होता है कि हर एक छोटी बारीकी को वो लोग पहचानते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को। तो यहाँ वो जिस भी कंपनी के अंदर, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने 300 करोड़ रुपए इस कंपनी को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बदले इक्विटी लेके बैठ नहीं जाएंगे वो, क्योंकि इक्विटी लेके अगर बैठ गए तो हो सकता है कल को वो कंपनी डूब भी जाए। तो उस कंपनी को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए वो अपने स्टाफ के, अपने कुछ एक्सपर्ट बंदे उस कंपनी के अंदर बैठा देगा वो, ताकि वो कंपनी सही डायरेक्शन में चले और एक अच्छे ग्रोथ के लेवल पे पहुंचे। इसने पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है, इसके बदले इसने इक्विटी भी ले लिया, इसने हिस्सेदारी भी ले ली कंपनी की, प्लस इसने अपने जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, खुद के कुछ जो एक्सपर्ट बंदे थे, इन्होंने उस कंपनी में बैठा दिए, ज्ञानोदय कंपनी के अंदर। ठीक है, ताकि वो कंपनी सही डायरेक्शन में चले, उसको फुल सपोर्ट देने के लिए। फुल सपोर्ट क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है, उस पैसे से उसको एक बड़ी कैपिटल बनानी है। तो उसके लिए इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने स्टाफ के कुछ लोग वहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें एकदम बढ़िया चलने लगी, स्मूथली चलने लगी, कंपनी को चारों तरफ से सपोर्ट मिलने लग गया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपनी पहुँच गई है। तो फिर जिन्होंने भी यहाँ पे फंडिंग लगाई है, जितने भी वीसी थे और पी थे, वो एक स्टेज पे जाके क्या बोलते हैं, उसके बाद जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लगता है कि कंपनी का स्केल तो बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है प्रोडक्ट की, सर्विस की, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अब उन्होंने अपने उस कंपनी के अंदर कुछ अपने एक्सपर्ट बंदे बैठा रखे थे, उनके थ्रू वो कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि हमें अब अगर फंडिंग उठानी है इस कंपनी को, तो और पी के पास जाने से इतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना पैसे की कंपनी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि क्यों ना हम आईपीओ लेके आए। आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर के पास में जो बची हुई जो इक्विटी होती है ना, बची हुई जो शेयर कैपिटल होती है, बचे हुए जो शेयर्स होते हैं, वो मार्केट में वो बेचता है, और उस शेयर्स के प्रति, उस शेयर्स के बदले में जो बैंड प्राइस फिक्स होता है, उस बैंड प्राइस के थ्रू वो पैसा कंपनी के पास में आता है, जिससे कंपनी ग्रोथ करती है। आईपीओ लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, किसी भी कंपनी को अपना स्केल बढ़ाने के लिए, और उससे पहले वो जितनी भी फंडिंग जुटा चुकी है, उस फंडिंग के बाद में जब उसको एक लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी कैपिटल को उसको फुलफिल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को, मार्केट में सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो आईपीओ की तैयारी में कंपनी जुट जाती है। इसके पीछे ये रीजन होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छिपी हुई है जो कि अभी आपके सामने आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप अपना इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो भी है आप ले सकते हो। इसके अंदर सारे दायरे लिखे हुए हैं, कानूनी दायरे, क्योंकि जब आईपीओ के लिए कंपनी लिस्टिंग होने के लिए जब मार्केट में डिसाइड करती है फंडिंग जुटाने का, तो उसके लिए
सेबी के नियमों का जो पालन है वो करना पड़ता है, कंपनी को ऑडिट्स कराने पड़ते हैं। सेबी के जितने भी नियम हैं उन नियम को कानून के तहत अपनी कंपनी को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए जो बोर्ड बनाना पड़ता है बोर्ड भी बनाती है, जो जो चीज़ों का ऑडिट कराना पड़ता है ऑडिट भी कराती है। लिस्टिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड शर्तें होती है वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश करती है। तो यहाँ से आईपीओ का डिसाइड कर लिया कंपनी ने कि हाँ अब मैं आईपीओ निकालेंगे हम और आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाएंगे। इसमें पी फर्म का और वीसी का पूरा सपोर्ट है कंपनी को कि हाँ अब आईपीओ लेके आओ, आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाओ और कंपनी को और बड़े स्केल पे लेके जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आईपीओ की जो प्रक्रिया है ना उसका क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। आईपीओ जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया यहाँ पे आके कि हाँ आईपीओ लेके आएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको डिसाइड करनी होती है। अंडर राइटर का चयन। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वो होते हैं जो उस कंपनी को मार्केट के अंदर आईपीओ लाने में मदद करते हैं, ठीक है। जिनको हम एक दूसरा नाम भी इसका जो मैंने पहले बहुत बार बताया है, मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है। एक मर्चेंट बैंकर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। अंडरराइटर जो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, एक्सिस कैपिटल, ये सब क्या है? मर्चेंट बैंकर्स हैं। अगर किसी भी कंपनी को आईपीओ लेके आना है इनके थ्रू ही उसको आईपीओ लेके आना होगा, ठीक है। इनकी मदद के बिना वो आईपीओ नहीं ला सकते क्योंकि इस चीज़ के लिए इनके पास में लाइसेंस होता है, ठीक है। इनके पास में इस चीज़ के लिए परमिशंस होती हैं, इनके पास में इस चीज़ का राइट होते हैं। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, किसी भी कंपनी को हो, सिवाय अंडर राइटर के, सिवाय मर्चेंट बैंकर के वो आईपीओ नहीं लेके आ सकती। उसके बाद में क्या है, कंपनी का जब कभी भी आईपीओ आता है तो आपको क्या उठाना है? आईपीओ लेने से पहले इतना कुछ आपने कंपनी का समझ लिया, कंपनी का विचार करने से लेके उसका आईपीओ तक आने की जो जर्नी है, या इस दहलीज पे आप आगे हो। यहाँ पे आने के बाद में आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। ज़बरदस्त चीज़ क्या है? DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर कंपनी अपना जो बिजनेस का जो मॉडल है वो लिखा होता है, उसके जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें उसने पैसा उठाया है, इतना उसका डेट है, इतना उसका प्रॉफिट है, इतना उसका रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। प्लस उसमें जो उसका जो मैनेजिंग स्टाफ है उसकी भी नॉलेज होती है, जोखिम कारक क्या रिस्क हो सकते हैं कंपनी को आगे वो भी उसमें लिखा होता है। ये सारी चीज़ें उसको लिखनी पड़ती हैं DRHP के अंदर, क्योंकि ये सब सेबी के नियम है, इस नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई भी आईपीओ लेने से पहले आपको उस कंपनी का DRHP पढ़ना है। समझ आ गया? DRHP जब आप पढ़ लोगे तो आप समझ लेना आपने कंपनी का पूरा इतिहास पढ़ लिया है, और उसके अंदर आगे का जो उसका बिजनेस मॉड्यूल है, आगे वो किस पर्पज में आईपीओ से पैसा जुटाना चाहता है वो पर्पज भी लिखा होता है। आगे वो अपने बिजनेस को जिस स्केल पे लेके जाना होता है वो रीजंस भी लिखे होते हैं कि हाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ। कुछ कंपनियाँ होती हैं जो अपना डेट खत्म करने के लिए आईपीओ लेती हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कंपनी अपना डेट खत्म करने के लिए आईपीओ ले रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, किसमें? DRHP के अंदर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को मिस नहीं करना। मैं बता रहा हूँ DRHP के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी का पिछले 5 साल का इतिहास होता है उसमें, ठीक है। और भविष्य की योजनाएं आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और एडटेक सेक्टर के अंदर जो जोखिम मतलब उस कंपनी के जो रिस्क हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं वो भी उसको लिख के देने पड़ते हैं, क्योंकि सेबी ने नियम इतने ज़बरदस्त बना रखे हैं। अगर आपको नॉलेज है, आप अगर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हो ऐसी चीज़ों से, ऐसे चैनल से, अपना जो रुपया रूट्स चैनल है इसके थ्रू आप जैसे नॉलेज ले रहे हो, डिटेल से नॉलेज ले रहे हो, 2 घंटे वाला मार्केट का कोर्स ख़त्म नहीं करना, एक एक चीज़ बारीकी से जाना है, ठीक है। नर्सरी क्लास से डायरेक्ट 12th में कभी कोई नहीं जा सकता, ठीक है। 6 महीने 2 महीने में पढ़ाई नहीं होती, 10 साल की पढ़ाई 2 महीने में कोई नहीं कर सकता। तो ये 10 साल वाली पढ़ाई है तो अपन 10 साल में ही कंप्लीट करेंगे, अपन बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिस हिसाब से चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे कंपनी का DRHP आपको 100% पढ़ना है। DRHP के अंदर पूरी कंपनी का जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है ना, उसके पास में अपने पूरे घर की इंफॉर्मेशन रहती है। इसी टाइप से DRHP के अंदर उस कंपनी का पूरा इतिहास है, क्या क्या उसने इन्वेस्टमेंट किया,
कहाँ कहाँ उसने पैसे कमाए, कहाँ कहाँ उसने पैसे गंवाए, क्या क्या उसको आगे रिस्क है, क्या क्या कहाँ कहाँ उसको पैसे लगाने हैं, किस चीज़ के लिए आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ जो लेके आ रही है उसका रीज़न क्या है, वो सारे इसके अंदर मेंशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये डीआरएसपी प्रिपेयर होने के बाद में, डीआरएसपी प्रिपेयर होता है किसके दिशा, किसके, उसके डीआरएसपी जो प्रिपेयर होता है, डीआरएचपी जो प्रिपेयर होता है किसी भी कंपनी का, वो किसकी मतलब निगरानी के अंदर प्रिपेयर होता है, मर्चेंट बैंकर्स जो कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करते हैं उनकी निगरानी के अंदर ये होता है। वो डीआरएचपी प्रिपेयर करने के बाद में क्या होता है, सेबी को डीआरएचपी भेजा जाता है कि हाँ ये हमारा डीआरएचपी है, ये हमारे प्लान्स है, ये हमारी कंपनी की सिचुएशन है, अब हम कंपनी में आईपीओ लेकर आना चाहते हैं, कंपनी के लिए फंड जुटाना चाहते हैं, रीजन इसमें दिए होते हैं। तो सेबी इसका पूरा रिसर्च करती है, सेबी को अगर रिक्वायर्ड लगता है तो वो ऑडिट भी करा देती है कंपनी का कि क्या ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। और इन सारी चीज़ों के अंदर कंपनी का पैसा लगता है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है बहुत फंडिंग लगती है इसके अंदर। अब इसके अगला क्या है, आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये आरएचपी क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है, आरएचपी का मतलब होता है कि जो डीआरएचपी कंपनी ने सेबी को दिया है उसके बाद में कंपनी क्या करती है, उसका एक प्राइस बैंड तय करती है। ठीक है, कि हाँ हम ये कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस है वो ये रखेंगे, और इसे मदद कौन करता है, मर्चेंट बैंकर। ठीक है, अंडरराइटर जो ऊपर बैंक थे जिनके थ्रू कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। फिर कंपनी क्या करेगी, रोड शो करेगी, सेम चीज, मार्केटिंग करनी होगी, उस आईपीओ को फेमस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी न्यूज़ चलनी होगी मार्केट के अंदर। वो न्यूज़ कंपनी क्यों चलाती है, मार्केटिंग का तरीका है, उस कंपनी की जो आईपीओ है, आईपीओ की मार्केटिंग का तरीका है वो। ठीक है, ताकि उसको बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पैसा डाल सके। और जितनी जो प्राइस बैंड है ना, ये प्राइस बैंड कंपनी का जब आईपीओ लेके आने का डिसाइड होता है तो 3 से 5 दिन का आपको टाइम मिलता है उसमें पैसा लगाने का। उससे पहले तक कंपनी प्रमोशन करती है आईपीओ का दबा के। तो जिस हिसाब से उसको लोगों के अंदर, मार्केट के अंदर उस चीज़ का फ्लो जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब लोग जितना ज़्यादा माइंड में, जैसे कंपनी को मार्केटिंग के दौरान ये पता लग गया भाई हाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम जो पैसा लेना चाह रहे हैं शेयर के बदले, वो पैसा लोग खुश होकर दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्राइस बैंड को बढ़ा देगी। प्राइस बैंड को बढ़ा देगी तो सेम शेयर के अंदर ज़्यादा प्राइस रखने की वजह से उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, उसके बाद में मांग के आधार पे, जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो उसकी जो मांग है, मांग के आधार पे उसका प्राइस बैंड तय करके शेयर आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, जब 3 से 5 दिन के लिए कंपनी फिर क्या करती है, आईपीओ ओपन लॉन्च हो जाता है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद में लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें बढ़िया डिमांड के अनुसार 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अगर पैसा उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लगता है, जैसे 1 लाख शेयर है, उससे ज़्यादा अगर पैसा लग गया तो कंपनी फिर क्या करती है, आईपीओ वो शेयर्स अलॉट करने के लिए लॉटरी सिस्टम भी करती है, लॉटरी सिस्टम का भी यूज करती है। जैसे आपको पता है लॉटरी सिस्टम तो हर कोई जानता है, भारत के अंदर तो हर कोई जानता है, अपने देश में सब जानते हैं लॉटरी सिस्टम। ठीक है, उसके हिसाब से वो कंपनी शेयर अलॉट कर देती है। शेयर अलॉट करने के बाद में एक फिक्स डेट होती है, उस फिक्स डेट को वो शेयर मार्केट में कंपनी के लिस्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मार्केट के अंदर जो शेयर्स होते हैं आप देखते हो, कहीं इतने सेल हो रहे हैं, कहीं बाई हो रहे हैं। जो मार्केट के अंदर शेयर्स हैं, किसी भी कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग होती है, उन शेयर की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है। क्वांटिटी उतनी होगी जितनी क्वांटिटी कंपनी ने आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाने के लिए शेयर मार्केट में उतारे हैं, प्रमोटर ने शेयर मार्केट में उतारे हैं। ठीक है, जितने शेयर कंपनी के पास में थे वो शेयर प्रमोटर ने मार्केट में कितने उसमें से उतारे हैं, वो शेयर मार्केट में उसने डाल दिए। उसके बदले में उसने बैंड प्राइस तय करके लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया और कंपनी मार्केट में फिर लिस्ट होगी। उस पैसे को उसने जो भी पर्पज से आईपीओ लेके आया था उस पर्पज में वो पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। डेट कम करना था तो डेट कम कर दिया, बिजनेस को ग्रोथ करना था तो बिजनेस ग्रोथ कर दिया, कोई प्लांट लगाना था तो प्लांट लगा दिया, जो भी उसके पर्पज थे उसने फुलफिल कर लिए। ठीक है, अब
मैं आपको बताया था कि आईपीओ लाने के फायदे भी होते हैं किसी भी कंपनी के, आईपीओ लाने के नुकसान भी होते हैं। अब सबसे पहले मैं आईपीओ के फायदे बता देता हूँ। कंपनी का आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको बड़ी एक कैपिटल मिल जाती है, बड़ा भारी मात्रा में उसको पैसा मिल जाता है, अपने शेयर लोगों को दे देती है और उनके बदले में पैसा ले लेती है, जिससे वो रिक्वायर्ड जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो पूंजी जुटाने का जो पर्पस था, वो पर्पस उसका फुलफिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी पैसा मिलेगा कंपनी को ब्याज फ्री होगा, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं होगा। उस पैसे के बदले उसने स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट करा दी और उसमें ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा और भी होता है, उसकी एक ब्रांड इमेज बन जाती है, मतलब ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाती है, कंपनी का एक नाम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो कंपनी के अंदर स्टॉक विकल्प शेयर योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करना। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है कि उसके जो कर्मचारी होते हैं ना, उसके कंपनी के अंदर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन देती है। वो प्रोत्साहन कैसे देती है, कंपनी के शेयर भी इशू कर देती है कुछ कंपनियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर कंपनी के पास में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, वो खुला रहता है। वो बेहतरीन ऑप्शन क्या है, एफपीओ। आईपीओ लाने के बाद में एफपीओ भी, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने उसका फुल फॉर्म भी बताया था, उसका मतलब भी बताया था। जब कोई कंपनी आईपीओ ले आती है, आईपीओ लाने के बाद में उस पैसे को यूज कर लेती है, फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके कंपनी के पास में जो बचे हुए शेयर हैं उसमें से कुछ शेयर फिर मार्केट में वो जैसे आईपीओ में लिस्ट हुए थे, ऐसे एफपीओ के थ्रू लिस्ट होते हैं प्राइस बैंड के ऊपर, और उस पैसे के ऊपर, उस पैसे के बदले कंपनी उस शेयर के बदले कंपनी पैसा ले लेती है जो लोग उस शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, एक तरह से आईपीओ के बाद में एफपीओ लॉन्च कर दिया, उसमें उसने शेयर बढ़ा दिए, मार्केट में जितने शेयर पहले थे उसके बाद कुछ और शेयर मार्केट में डाल दिए, जो मार्केट में फिर ट्रेड होने लगे। और जो डाले हैं वो किसके थ्रू डाले हैं, उसको बोलते हैं एफपीओ। पहले आईपीओ आता है, फिर एफपीओ आता है। और एफपीओ के बारे में डिटेल से जानना है तो पीछे वाले चैप्टर को देख लो, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल से बता रखा है, समझोगे चीज़ों को, फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, इसलिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी। शुरुआती निवेशकों, संस्थापकों को अपनी होल्डिंग्स को नकदी में बदलने का अवसर मिल जाता है। पता लग गया, क्या समझे इस चीज़ से? इस चीज़ से समझने की चीज़ ये है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर जो भी एंजल इन्वेस्टर थे, जितने भी वीसी थे, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो पी थे, प्राइवेट इक्विटी फंड जो थे, जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया था, उन सबको आईपीओ आने के बाद में कंपनी से पैसा निकालने का मौका मिल गया। वो इसलिए मिल गया, उनके पास में क्या है, कंपनी की शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास में कंपनी का इक्विटी है, जो कि अभी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, जो इसलिए बोलता हूँ कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में जितने वीसी पी हो गए, स्टार्टिंग में जो प्राइवेट इक्विटी होगी, इनके पास में जो उस कंपनी का जो इक्विटी होता है, शेयर होल्डिंग होता है ना, जो शुरुआत में वो लेते हैं। अगर कंपनी कामयाब होगी तो आने वाले उसकी बोलते हैं, एक कहावत है, 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो लिस्ट होने के बाद में इन सब फर्म को मार्केट से अपना जो शेयर है, अपनी जो इक्विटी उन्होंने रखी थी, उस इक्विटी को बेच के मार्केट में, और वो पैसा कैश कर सकते हैं उसको। अब ये तो मैंने बेहतरीन फायदे बता दिए, अब आईपीओ के नुकसान बताता हूँ। ठीक है, आईपीओ का नुकसान ये होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उस कंपनी का बहुत खर्चा होता है। ठीक है, एक तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद अंडरराइटर मतलब मर्चेंट बैंकर, फिर उसको कानूनी दस्तावेज भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद जब मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो बाद में अगर कंपनी अपने फेवर के लिए कोई भी डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को उसको जो शेयर होल्डर्स हैं उसके साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हिडन रूप से नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसा सेबी ने नियम बना रखे हैं। तो हर वो काम जो कंपनी करेगी या करना चाहेगी, वो चीज़ उसको शेयर होल्डर्स को पहुंचानी होगी। ये भी उसकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में संस्थापकों का कंपनी पर नियंत्रण कम हो सकता है। कम इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मार्केट में शेयर उतार दिए, अगर नियंत्रण का नुकसान बताता हूँ कैसे होता है। नियंत्रण का नुकसान ऐसे होता है, कंपनी के पास में जो शेयर्स होते हैं, कुछ तो इक्विटी को दे, जो अपना इन्वेस्टमेंट जो जैसे वीसी थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, प्राइवेट इक्विटी थी, कुछ तो इन्होंने इनको इक्विटी दे दी,
कुछ कंपनी के जो शेयर थे वो मार्केट में उतार दिया आईपीओ के थ्रू, उससे उन्होंने पैसा ले लिया। तो जो प्रमोटर के पास है, जो कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास में, वो कम हो जाती है। होल्डिंग तो कम होएगी क्योंकि इक्विटी उन्होंने जगह जगह बांट दी। इसलिए बोलते हैं कभी भी मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग पक्का चेक करो। अगर उसकी होल्डिंग 50 या 60% से ऊपर होती है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उस कंपनी पे आप विश्वास करो। सबसे पहला रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। किसी कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग 50 या 60% से ऊपर होता है तो उस कंपनी पे आप ट्रस्ट करो। उसके बाद अगली चीज़ एक एक स्टेप वाइज मैं बता दूंगा कि कैसे उस कंपनी का डिसाइड करना है कि हाँ अब मैं शेयर ले लूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रमोटर वाली चीज़ आपको मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका मार्केट पे इफेक्ट दिखता है। तो स्टॉक डाउन भी जा सकता है और हाई भी जा सकता है। अगर कंपनी की कोई बैड न्यूज़ आ गई, ठीक है, कुछ बिजनेस में नुकसान हो गया, जो जोखिम उसने बताए थे, तो भी उसका शेयर का प्राइस है वो डाउन हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। क्योंकि अभी उसको जो भी चीज़ें करनी है सब सेबी के जो नियम्स हैं उसके हिसाब से उसको चलना होगा। अपने हिसाब से कंपनी नहीं चल सकती। कुछ भी वो डिसीजन लेगी उससे पहले उसको सेबी को इन्फॉर्म करना होगा। सेबी जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि ये चीज़ सेबी ने नियम इसलिए बना रखे हैं हमारे जैसे जो आम लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, ताकि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो अधिकारों को वो सुरक्षित रख सके, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, उनको उस चीज़ का नॉलेज रहे। और नॉलेज कब होगा उनको? नॉलेज तब होगा जब उनको पता होगा कि वो नॉलेज उनको लेनी कहाँ से है और कैसी वो नॉलेज होगी, और नॉलेज के मतलब क्या होंगे। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ को मिला के लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष आपके सामने है। ठीक है, आईपीओ की जो जर्नी है किसी भी कंपनी की बहुत लंबी होती है। फंडिंग होती है, उसको कई स्टेज में फंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कभी ए, कभी बी, कभी सी फंडिंग, ऐसी कई स्टेज में उसकी फंडिंग होती है। उसके बाद में सही समय पर सही फंडिंग उसको मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, हर किसी कंपनी को नहीं मिलता। और फिर किसी भी कंपनी का आईपीओ में आना उसके लिए एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। और फिर आईपीओ लेके आने के बाद में मार्केट में लिस्ट होने के बाद में उसकी जो पहले की जो जर्नी थी वो चेंज हो जाती कि पहले वो फैसले अपने लेवल पे लेती थी, फिर उसको हर फैसला लेने के लिए अपने शेयर होल्डर्स और सेबी को सूचित करना होगा। ये आज का आईपीओ का पूरा चैप्टर आज हम इधर ही ख़त्म करते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये चैप्टर लंबे वाला ही था। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं सीखा हो तो प्लीज़ सीख लेना, नहीं देखा हो तो देख लेना। ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। पूरा मैंने आईपीओ पूरा एक कंपनी का जर्नी बता दिया। इसके अंदर जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो चीज़ें मैं एक अलग से निकाल के एक छोटी सी वीडियो की क्लिप बना के इसके जस्ट बाद में डाल दूंगा। उन एक एक वर्ड का जो मतलब मैं अभी बताऊंगा ना, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो सब वर्ड आपको याद रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हर एक चीज़ आपके समझ में आ चुकी है, हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट लिख दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो बनाने का रिक्वायरमेंट होगा तो एक छोटी सी क्लिप बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का सफ़र इधर ही ख़त्म करते हैं। इसी के साथ सबको राम राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करो।